तुम्हें ज़रूरत नहीं थी सिदरा इसके मुंह लगने की। हीर की बात पे सिदरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या हो गया हीर तुम्हें? तुम ऐसी तो न थी। पहले तो तुम हर इस शख्स को सबक सिखाती थी जो किसी लड़की के साथ गलत करता था। इरम वाले वाक़ये में कैसे तुमने जन्नत को सबक सिखाया था, पूरी यूनी में इसकी वीडियो वायरल करके। अब जब तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुम खामोश हो क्यों हीर? क्योंकि मैं मोहब्बत करने लगी थी सिदरा इससे। सिदरा की बातों पे हीर एकदम चीख पड़ी। मोहब्बत में बदला नहीं लिया जाता सिदरा, ना कोई बददुआ दी जाती है। शायद मेरे नसीब में ऐसी दोगली मोहब्बत लिखी थी। शायद यही मेरी सज़ा थी जो मैंने अपनी आनी को धोखा दिया, इनके इल्म में लाए बगैर निकाह जैसा बड़ा काम अंजाम दिया। सिदरा के पास हीर के अंदेशे का कोई जवाब नहीं था। वो कहीं न कहीं खुद को भी हीर के साथ हुए धोखे का कसूरवार मानती थी। काश वो हीर को रोक लेती तो शायद आज हीर की किस्मत कुछ और होती। मैंने आपसे कहा है ना मम्मा, आप वहाँ नहीं जाएंगी। मैं तुमसे पूछने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ कि मैं जा रही हूँ। सुना तुमने? हुमा बेगम ने जब एजाज को रुखसाना बेगम के साथ हुए हादसे के साथ साथ ये भी बताया कि वो वहाँ जा रही हैं। ये बात सुन के एजाज आग बबूला हो गया। आप इस घर में जा रही हैं जिस घर से आपकी बेटी का जनाजा निकला था। आप इस औरत की अयादत को जा रही हैं जिन्होंने धोखे से आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाया। फसाद अगर आज गुस्से में था तो हुमा बेगम ने भी आज इरादा कर लिया था इस किस्से को ख़त्म करने का। हाँ जा रही क्योंकि मेरी बेटी की मौत ऐसी ही लिखी थी। हुमा बेगम ने गुस्से में कहा, मम्मा आप इतनी आसानी से ये बात कैसे कह सकती हैं? और भूल गई आप फहाज भाई का धोखा? आप भूल गई कि कैसे मेरी आप ही खुशियों को तरसती थी? भूल गई आप मम्मा? आप सब तुम्हारी बहन ने खुद ऐसे इंसान का इंतखाब किया था कि जानती हुई भी कि वो एक बटा हुआ इंसान है। हुमा बेगम की बातों के बाद एकदम शॉक्ड हुआ। मुझे अंदाज़ा था जिस दिन तुम्हें ये बात पता चलेगी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा तुम्हारा। वहास ने कोई धोखा नहीं दिया था नाजरा को, बल्कि इसने इसकी मदद मांगी थी कि वो इससे इस शादी से इनकार कर दे क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करता था और निकाह भी कर चुका है। मगर तुम्हारी बहन ने सिर्फ अपना सोचा, तुम्हारी पप्पो का साथ दिया। अगर वो वहाज की मोहब्बत को तरसते तरसते इस दुनिया से चली गई तो ये इसने अपने साथ ऐसा खुद किया। एक बात और बजात मत भूलो कि हमने तुम्हें पैदा किया, तुमने हमें नहीं, तो लिहाजा आइंदा ज़रा तमीज़ से बात करना मुझसे। आज तक तुम्हारी हर गलत बात को गुस्से में खामोशी से बर्दाश्त करती आई हूँ क्योंकि तुम्हें हालात ने बड़ा करा। लुबना की दफ़ा में भी तुमने अपनी मर्ज़ी चलाई और ख़मीज़ा हमारे पोते को भुगतना पड़ा। तुम्हारे पापा जब जाते जाते अपनी बहन को माफ़ कर गए तो तुम कौन होते हो मुझे वहाँ जाने से रोकने वाले? अभी तक मैं इसलिए रुखसारा से वास्ता ख़त्म किए बैठी थी क्योंकि इंतज़ार था मुझे एक ना एक दिन तुम अपना दिल साफ़ कर लोगे। मगर लगता है कुछ ज़्यादा ही तुम्हें नशा चढ़ गया अपनी दौलत का, इसलिए बड़े छोटे की तमीज़ भूल गए हो। ये बोल के हुमा बेगम रुकी नहीं। हुमा बेगम की बातें सुनकर बेज़ाद खामोश हो चुका था। मैं जा रही हूँ और ख़बरदार अपना कोई भी गार्ड मेरे साथ या मेरे पीछे भेजा। हुमा बेगम के कमरे से जाते ही वॉशरूम में घुसी शान से बाहर निकली। कुछ देर पहले जो फसाद का मूड था इसकी जगह गुस्से ने ले ली थी और उसने गुस्से में ड्रेसिंग को ज़ोर से लात मारी जिससे शान से एकदम डर गई। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अलमारी में से अपने कपड़े निकाल के फ्रेश कैसे हो। फसाद जो गुस्से में था उसकी नज़र डरी सहमी के शानजे पे पड़ी तो वह समझ गया कि गुस्सा गुस्सा करता देख चुकी है। वैसा शांति की तरफ बढ़ने लगा और शान से इसने कस के अपने हाथों को मुठियाँ बंद कर ली। वैसा शांति के चेहरे पर खौफ के आसार वाज़ेह तौर पर दिख सकता था। इसने आगे बढ़कर शांति की बंद मुट्ठियों को धीरे से खोला और उसकी कमर पे अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ के इसे खुद से करीब करते हुए कहा, तुम क्यों डर रही हो? तुम पे थोड़ी गुस्सा उतार सकूँगा आइंदा कभी। वसात ने शांति की गहरी नीली आंखों में झाँकते हुए कहा। बरसात के लहजे की नरमाहट महसूस करके शाहजहां ने अपनी बंद मुठियाँ धीरे से खोल के बरसात को कमर से थामा और उसके सीने पर सर रख कर कहने लगी, कभी मुझ पे गुस्सा आया तब भी नहीं, तब करूँगा मगर गुस्से की सेकंड फॉर्म यूज़ करूँगा। सेकंड फॉर्म मतलब? शाहजहां ने एकदम सर उठा के पूछा। हाँ सेकंड फॉर्म। जिस दिन मुझे तुम पे गुस्सा आएगा ना, इस तरह तुम मेरी बेशुमार शिद्दत प्यार जुनून सब बर्दाश्त करना होगा। तुम्हारे जिस्म से लेकर तुम्हारी रूह तक को मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना होगा, मेरे जुनून मेरी शिद्दत प्यार की सूरत में। वज़ात के कहने पे शान से शर्मा के गर्दन झुका के इसके चेहरे की लाली वज़ात को बहुत अच्छी लगी। शान से फ्रेश होने गई तो वज़ात एक बार फिर हुमा बेगम की बातें सोचने लगा।
जॉन के नंबर पे इसके लंदन की दोस्त की कॉल आई, जो इससे इसकी और अपनी एक साथ की पिक्स मांग रहा था। लॉन में बैठा जॉन अपनी गैलरी में से अपने दोस्त की पिक्स ढूंढ रहा था, जब इसके सामने हीर की और उसकी पिक्स आ गई। पल भर के लिए जॉन के हाथ थम गए। इसे तो याद ही नहीं था कि इसके मोबाइल में हीर की पिक है। जॉन ने आहिस्ता आहिस्ता आगे देखना शुरू किया। पिक्स हीर और उसके एक साथ बहुत सी पिक्स थी। एक पिक ऐसी थी जिसमें जॉन तो सेल्फी लेते हुए सामने देख रहा था, मगर हीर मुस्कुराते हुए जॉन को देख रही थी। न जाने क्यों जॉन की आंखें नम होने लगी और आगे करने पे हीर और उसके निकाह की पिक्स आई। एकदम जॉन शॉक्ड हुआ। इसके दिल ने कहा, बेशक इसे सबक सिखाने के लिए, मगर इसे ऑफिशियली अपना बना चुका है। जॉन वो अब भी तेरे निकाह में है, तेरी बीवी है, वो तेरी है। जॉन की आंखें रोते रोते मुस्कुराई थी। दिमाग ने एकदम गुस्से में कहा, न जाने किस खुशफहमी में खुश हो रहे हो ज़यान। जो कुछ तुम हीर के साथ कर चुके हैं, इसके बाद तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम हीर का सामना कर सको। जॉन और आगे तस्वीरें देखने लगा कि जाने बगैर कि कोई और भी इसके पीछे खड़े होके सारी तस्वीरें देख रहा था। वैसे ये माशा तो नहीं। अपने पीछे से आती साइम की आवाज़ पे जॉन एकदम उछलकर खड़ा हुआ। साइम जो अभी अभी नमाज पढ़कर आया था, लॉन में बैठे जॉन को देखा तो वहीं चला आया, मगर जब साइम इसके करीब पहुंचा तो जॉन पिक्स देखने में मसरूफ था। साइम भी इसके पीछे खड़े होके इसके मोबाइल में देखने लगा। इसे कुछ कुछ शक तो हुआ जॉन के बदले बदले रवैये पे, मगर इसने जॉन से पूछना मुनासिब न समझा। मगर आज जब इसने जॉन की पिक किसी और लड़की के साथ देखी, खासकर निकाहनामा पर साइन करते हुए, तो वो चौंका था। आप कब आए साइम भाई? मैं तो कब से आया हूँ और बहुत कुछ देख भी चुका हूँ। अंदाज़ा तो तुम्हें देखते ही हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और आज मेरा शक ये पिक्स देख के यकीन में बदल गया है। लिहाजा मुझसे कुछ नहीं छुपाना। जॉन सच सच बताओ, क्या करके आया हो लंदन में जॉन? साइम के पूछने पर जॉन की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर साइम ने इसे गले नहीं लगाया। साहिब भाई, किसी से बहुत भारी कीमत वसूल कर ली है मैंने। इसकी मोहब्बत की अंदाज़ा नहीं था कि ये कीमत मुझे ही चुकानी पड़ेगी अपनी तौहीन की सूरत में। इस जवान ने एक ही बात साइम को बता दी और रोते रोते साइम के गले लग गया। साइम भाई, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं माशा से नहीं, हीर से मोहब्बत करने लगा हूँ। माशा मेरे साथ इतने सालों से थी, मगर कभी भी इसके साथ शादी करने का ख्याल नहीं आया। वो बिना कुछ बोले खामोशी से वहाँ गई। साहिम भाई, न मुझसे लड़ी न मुझसे कोई शिकवा किया साहिम भाई। वो आज भी मेरी महरम में है, मेरे निकाह में। इससे खेल खेलने के चक्कर में मैंने इससे निकाह असली कर लिया था। एक पल के लिए ख्याल मेरे दिल में ये मायशा रॉबर्ट के दिल में नहीं आया कि निकाह भी नकली होना चाहिए। मैं अब इसे कहाँ ढूंढूं भाई? वो पाकिस्तान में भाई, मगर कहाँ, किस जगह के शहर में, नहीं पता। जॉन अभी तक साइम के गले लगा था। मुसलसल रोते रोते वो साइम से बोल रहा था। साइम के पास कोई अल्फाज नहीं थे इसे तसल्ली देने के लिए, क्योंकि वो खुद किसी की सच्ची मोहब्बत को बेमोल कर चुका था। जॉन साइम से अलग हुआ तो देखा साइम का चेहरा भी पे भी शर्मिंदगी के असरात थे। जैसे जॉन की हालत देख के साइम को शक हुआ था। कुछ ऐसा ही हाल जॉन का भी था साइम की हालत देख के। तुम सोच रहे होगे जान के मैं तुम्हें कोई तसल्ली क्यों नहीं दे रहा, मगर जान मैं इस काबिल नहीं कि किसी को मोहब्बत के मायने समझा सकूं, किसी को बता सकूं कि मोहब्बत के नाम पे किसी के सच्चे जज्बात को सरेआम नीलाम करने पे इसकी रूह तक हमेशा के लिए नीलाम हो जाती है। मतलब साइम भाई, आपने भी किसी के साथ? साइम ने एक ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ सनम और अपनी कहानी भी इसे बता दी। जॉन वो जा जॉन वो जाते जाते मेरा ज़मीर जगा गई। सनाकार था मैं, इसने मुझे वो आईना दिखा दिया जॉन, जिसमें मेरे चेहरे के साथ साथ मेरा ज़मीर भी ज़ख्मी है। बस अपने ज़ख्मों के मरहम के लिए, अपने ज़मीर के सुकून के लिए रोज़ अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे की सज़ा मुझ जुड़ा कोई रिश्ता ना भुगते। साइम भाई, अगर मैं भी अल्लाह ताला से दुआ मांगूँ तो क्या हीर मुझे मिल जाएगी? हाँ जुआन, वो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो तो हमारी एक तौबा पे हमें माफ़ कर देता है, अगर तौबा सच्चे दिल से मांगी गई हो। ये बोल के साइम वहाँ से जाने लगा, जब पीछे से जुआन ने कहा, साइम भाई, आपको सनम से मोहब्बत हो गई है ना? पता नहीं जुआन, शायद मैं इससे मोहब्बत नहीं इश्क करने लगा हूँ, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं। वो मर तो जाएगी, मगर मेरा साथ कभी कबूल नहीं करेगी। अभी आप ही ने तो कहा था कि अल्लाह ताला जो भी दिल से मांगो तो वो दे देता है। आप भी सनम को नहीं मांगेंगे? मांगा है जुआन, मगर मेरी ये दुआ कबूल होगी या नहीं, ये तो सिर्फ मेरा अल्लाह ताला जानता है।
मैंने कहीं पढ़ा था जवान कि किसी का दिल तोड़ना अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है, क्योंकि टूटे दिल की दुआ और बददुआ दोनों अर्श तक जाती है। ये तो नामुमकिन है खाला, कुछ मुमकिन नहीं। शाहजहाँ तुम कर सकती हो, मुझे पता है, मेरी मौत को आसान बना दो शाहजहाँ। ये बोलते ही रुखसाना बेगम की सांस उखड़ने लगी। वहाँ जो सर झुकाए बैठे थे, अपनी माँ के लिए आसानी की दुआ मांग रहे थे, एकदम उठ के इन्हें नेबुलाइज करने लगे। निमरा बेगम एक बार फिर रोने लगी। कुछ ऐसा ही हाल नगमा बेगम का भी था। इससे पहले शाहजहाँ कुछ बोलती, एकदम रुखसाना बेगम के रूम का दरवाज़ा खुला और जवान हुमा बेगम के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मामा, ये नानू से मिलने आई है। जॉन का निमरा को मम्मा बोलना शाहजहाँ को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इसे बहुत गौर से जॉन को देखा तो शाहजहाँ को ऐसा लगा जैसे वो सनम की परछाई हो। इसकी आंखें हूबहू सनम जैसी थी। शाहजहाँ ने फौरन अपने देखने का जाविया बदला। वहाँ जब निमरा ने तेजी से उठ के हुमा बेगम का हाथ थामा, दोनों ही हुमा बेगम की गले लग के फूट फूट कर रो पड़े। सालों बाद आज इन्हें अपनी मामी, जो माँ जैसी थी, के गले लगना नसीब हुआ था। हुमा बेगम ने आके रुखसाना बेगम के सर पे हाथ फेरा था तो एक बार फिर रुखसाना बेगम ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए। हुमा बेगम ने आगे बढ़कर इनके लेटे वजह को गले से लगाया तो एक बार फिर कमरे में मौजूद हर शख्स रो पड़ा। जॉन बहुत गौर गौर से शाहजहाँ बेगम को, हुमा बेगम को देख रहा था। नगमा बेगम की तो वो तस्वीर देख चुका था। रुखसाना बेगम के साथ इसलिए इन्हें पहचानता था। जुआन 5 मिनट बाद ही कमरे से निकल गया। मुझे पता है मेरी शाहजहाँ मेरी मौत को आसान बनाएगी। घर आके शाहजहाँ मुसलसल रुखसाना बेगम की बातें सोच रही थी। इनकी हालत वाकई काबिल रहम थी, मगर जो उन्होंने इसे करने को बोला था वो नामुमकिन था। मम्मा कहाँ गई थी आप? सना ने उनके पास बैठते हुए पूछा। एक काम से गई थी सना, मगर तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने इसकी तैयारी को जांचते हुए पूछा। मम्मा शामजे की तरह जा रही हूँ, बस पीएम से भी मिल लूँगी। शाहजहाँ ने कुछ सोचते हुए सनम से कहा, तो चलो मैं भी साथ चलती हूँ। मुझे वजात से कहा है आज छुट्टी है तो वो घर पर ही होगा। चले और दादू दादू गई हुई है अपनी बहन के यहाँ, वहीं रुकेंगी अभी। शाहजहाँ की बात पे सनम को थोड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात नहीं थी कि सनम को पता नहीं था कि इसकी दादू की कोई बहन है, बस ताज्जुब इस बात पे हुआ कि इस बार इसकी माँ ने ये बात कहते हुए कोई मुंह नहीं बनाया। क्या बात है इधर इतनी गुमसुम क्यों रहने लगी हो? निदा बेगम ने लॉन में बैठी उधर को देखते हुए पूछा, जो कि डूबते सूरज को बहुत गौर से देख रही थी। कुछ नहीं मामा, बस ऐसी ही। इतरा ने निदा बेगम को देखकर फौरन अपने आंसू छुपाए। मैं जानती हूँ इतरा, तुम बलाज को याद करके अफसरदा हो। बेटा इसकी प्रोफेशनल ही ऐसा है, जब किसी मिशन पे जाता है तो कई कई दिन घर नहीं आता। तुम परेशान मत हो, बस अल्लाह से इसकी सलामती की दुआ मांगो। आ जाओ मेरी बच्ची, अंदर चलते हैं। ये बोल के निदा बेगम ने उसे कंधे से थाम के खुद से लगाया तो चंद आंसू तरफ की आंखों से फिसल गए। जब से बिलाज गया था 2-3 दिन तक तो इतरत खुद को घर के कामों में मसरूफ रखा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए इतरत को हौल उठने लगे बिलाज की तरफ से। हर गुजरते दिन के साथ इसकी बेचैनी बिलाज का इंतजार होने लगा। निगाह इसके दरवाजे में जमी रहती, कई बार कॉल्स पे भी इसका मोबाइल ऑफ आता। इतरत निदा बेगम के साथ अंदर आई। निदा बेगम से अलग हो गई, थोड़ी चली थी कि एकदम चक्कर आए और वो ज़मीन बोस हो गई। सनम जो 2-3 दिन से अपना दर्द भुलाए बैठी थी, सबके बैठी थी, शानजे को सामने देखते इसके सबर का पैमाना लबरेज हो गया। शानजे को साइम की हकीकत जान के शौक थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह वो सनम को दिलासा दे। सनम बस कर दो, कितना रोगी, जो हो गया इसे भूलने की कोशिश करो। मैं मोहब्बत करती थी इसे शानजे, तू जानती है इतना आसान नहीं होता इन लोगों से नफरत करना, ये इन लोगों को भूलना जो दिल में बसते हैं। तुम पागल हो गई हो मलका, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शाहजहाँ की बात सुन के बहजाद हत्ते से उकड़ गया। बात समझने की कोशिश करो, बहजाद वो बहुत असियत में है, तो मैं क्या करूँ, अपने अमल से अपनी हरकतों से इनकी मौत इतनी मुश्किल हो गई है। बहजाद की बातें सुन के शाहजहाँ को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने काफ़ी अफसरदगी से कहा, यकीन नहीं आता मेरे सामने बैठा बहजाद राजपूत इतना संगदिल हो गया है। मैं इस बहजाद को नहीं जानती, मैं जिस बहजाद को जानती थी वो तो एक तोते की पर काटने पे ज़ोरों के तार होता था। वक्त और हालात इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं। बहजाद के दो टूक जवाब पे शाहजहाँ बेगम फिर बोली, उन्होंने जो किया बहजाद, इसकी सज़ा अल्लाह इन्हें दे चुका है और दे रहा है। इनकी मौत अल्लाह ने मुश्किल बना दी है। 3 दिन से वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह बिस्तर पे पड़ी हैं। इस सूरत में अगर अल्लाह ने हमें चुना है कि हम इनकी मौत आसान करने का ज़रिया बने, तो तुम इनकी कब्र भी भारी करने पे तुले हो। ये सही है भाई, सारी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी से खेलते रहो और जब खुद को मौत नज़र आए तो माफ़ी माफ़ी का नारा लगाने लग जाओ। बजाज ने गुस्से में तकरीबन चीखते हुए कहा।
गलत बात मत करो बजात। इन्हें अपनी गलती का एहसास नासरा बाजी की मौत से पहले ही हो गया था, तो तकरीबन सभी ही से हर दूसरे तीसरे दिन माफ़ी मांगती थी। ठीक है मलका, मुझे तो तुम इतना बड़ा लेक्चर दे रही हो, तो अजहर भाई को माफ़ कर सकती हो। बजात की बात में मलका ने बहुत गौर से बजात को देखा और कहा, मेरे माफ़ करने से अगर इनको सुकून मिलेगा, ये निम्रा को सुकून मिलेगा, तो अल्लाह की रज़ा के लिए इन्हें माफ़ कर दूंगी बजात। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अब सीधी शराफत से तुम चल रहे हो मेरे साथ, बिना कोई बकवास किए, कोई अपना पुराना लॉजिक झाड़े। शाहजहाँ बेगम ने काफ़ी अरसे में ये बात कही थी, जिसे सुन के बजात अच्छा खासा सड़ा हुआ मुंह बनाया। मैं शाहजहाँ को बता के आता हूँ कि आज हम माफ़ी माफ़ी सीज़न खेलने जा रहे हैं। बता तर्ज के तीर चलाना बंद करो और जल्दी शाहजहाँ को बता कर आओ। बस कर दे सनम, ये सोच वो तेरे नसीब में नहीं था, अल्लाह ने तुझे इससे बचा लिया। शान से मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, अल्लाह इसे कभी सुकून नसीब नहीं करेगा। सनम ने ये बोल के बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे। अचानक बसात की आवाज़ कमरे के बाहर से आने लगी। शानजे शानजे। बसात की आवाज़ में सनम ने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए और शानजे का हाथ थाम के कहा, शानजे शानजे भी हमको कुछ नहीं बताना प्लीज़। सनम इसके आगे मिन्नतें करने लगी। सनम सनम क्या हो गया यार तुझे? अच्छा खड़ी हो जा, फ्रेश हो, मैं इन्हें देखूँ। तो कुछ नहीं बताएगी बीएम को? सनम ने एक बार फिर शांति से यकीन दहानी चाहिए। हाँ हाँ नहीं बताऊंगी। शांति के बोलते ही सनम वॉशरूम में घुसी और वहाँ से बजात कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। शान से बजात को देखते ही फौरन बेड की चादर ठीक करने लगी और इसी अंदाज में बजात से पूछने लगी, आप आवाज़ दे रहे थे? हाँ वो मैं कह रहा था। ये बोलने के साथ बजात ने एकदम शांति का हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। अचानक बजात की इस हमले से शांति बौखला गई। बजात ने इसे अपने बेहद करीब करके इसकी कमर पर दोनों हाथ रोके और कहा, मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हो? एक मिनट। वक़ार ने ये बोलकर गौर से इसकी नीली आंखों में झाँका और कहा, तुम रोई हो? नहीं, क्या हो गया आपको? मैं क्यों रोऊँगी? शानज़ी, मुझसे झूठ बोलने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। सच-सच बताओ मुझे क्या हुआ है? ये सनम कहाँ है? वज़ाहत के पूछने पे शानज़ी ने पहले वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, वज़ाहत अभी प्लीज़ कोई सवाल ना करे, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी, मगर प्लीज़ अभी नहीं। अच्छा ठीक है, ये कह के वज़ाहत ने इसे मुझसे दूर किया और कहा, एक ज़रूरी काम से मलका के साथ जा रहा हूँ, थोड़ी देर भी लग सकती है, तब तक सनम को यहीं रोकना, मलका ने कहा है। ठीक है आप जाएँ। वज़ाहत ने आगे बढ़कर शानज़ी के माथे पे अपने लब रखे और एक नज़र वॉशरूम की बंद दरवाजे पे डाल के चला गया। जी, जी, नहीं साहब, वो फ़ाइल शायद मेरे पास है। आप 10 मिनट रुकिए, मैं फ़ाइल देखकर आपको कॉल बैक करता हूँ। साइम कॉल कट कर अलमारी में फ़ाइल ढूँढने लगा। जब अलमारी में मौजूद इसकी नज़र अपनी और सनम की कॉम्पिटिशन की तस्वीर पर निगाह पड़ी। इसकी फ़ाइल ढूँढते हाथ एकदम थम गए। साइम ने वो तस्वीर अलमारी में छिपा के रख दी थी। वहाँ जो सुल्ताना बेगम की वजह से, ताकि इन्हीं के निगाहों में ये तस्वीर ना आए। साइम ने तस्वीर निकाली और आके बेड पे बैठ किया। बेखुदी में साइम के हाथ तस्वीर में मौजूद सनम के मुस्कुराते चेहरे पे चलने लगे। साइम, जब हमारी शादी होगी ना, हम अपनी कंपटीशन वाली तस्वीर लॉन्च करवा के दीवार पे लगाएंगे। सनम की बात पे साइम मुस्कुराया और कहा, अच्छा और हम ऐसा क्यों करेंगे? अरे कल को हमारे बच्चे होंगे तो इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि इनके माँ बाप कितने होनहार होनहार थे। सनम ने मुस्कुराते हुए बात कह के सनम के दोनों गाल साइम के दोनों गाल नोचे। हाँ हाँ सनम मेरे गाल, तुम बिल्कुल पागल हो सनम। साइम ने अपने दोनों गाल चलाते हुए कहा, कह सकते हो मुझे पागल, क्योंकि मैं हो गई हूँ पागल तुमसे मोहब्बत करके। पुरानी बातें याद करके साइम की आंखें भीगने लगी। माना कि तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो, मैंने माना। मैं फिर भी इस लगी है दिल में, तुम आओगी मुझसे मिलने, चुपके चुपके कह दे दिल में दीवाना। फिर से आएंगी वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी यादें करती है पर दीवाना। खुशबू बेगम को ऐसा लगा उन्होंने कुछ गलत सुना। क्या बोला शाहजहाँ तुमने? फिर से कहो। जो हो गया इसे भूल जाओ। खुशबू काला मौत के दहाने पे खड़ी है, हर एक से हाथ जोड़कर अपनी मौत आसान करने की भीख मांग रही है। तो मैं क्या करूँ इसमें? खुशबू बेगम ने ये बात इतनी जोर से कही कि पास बैठे चाय पीते वजात के हाथ भी पल भर के लिए थम गए। बात समझने की कोशिश करो खुशबू, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान नहीं है, मगर कब तक ऐसी रहोगी? किसी की बीवी हो तुम, मैं किसी की बीवी नहीं हूँ। सुना तुमने शाहजहाँ, अभी इसी वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे किसी किस्म की बदतमीजी करना नहीं चाहती। खुशबू ये बोलकर उठकर जाने लगी जब शाहजहाँ बेगम ने ना चाहते भी वो बात कही जो वो कहना नहीं चाहती थी। हीर का तो इससे पहले शाहजहाँ आगे की बात बोलती, खुशबू एक बार फिर चीख पड़ी, ज़बान संभालो अपनी शाहजहाँ, वरना मैं भूल जाऊँगी कि तुम मेरी दोस्त हो।
मेरी ज़बान संभालने से तुम हकीकत बदल नहीं सकती खुशबू। शाहजहाँ ने भी इसके रूबरू इसी के अंदाज में बोला, अगर वहाज ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम भी बराबर की गुनाहगार हो। किस हक से अपने ज़मीर से मुतमईन हो? तुमने एक औलाद से उसके माँ बाप की पहचान छुपाई, एक लड़की को सारी ज़िंदगी एक झूठे रिश्ते की बुनियाद पर पाला। इससे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई कि तुम इसकी माँ और वहाज इसका बाप। तुम जानती नहीं हो खुशबू, अपने गुस्से में तुम हीर का कितना बड़ा नुकसान कर चुकी हो। तुम वहाँ से नफ़रत करती हो ना कि इसने तुम्हें इंतज़ार की सीढ़ी पे लटका के तुमसे अपना ताल्लुक जोड़ के तुम्हें धोखा देकर किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। तो खुशबू, जब हीर को पता चलेगा कि इसकी आनी इसकी सगी माँ है, इसकी सगी माँ ने इसकी पहचान को सवालिया निशान बना दिया, तो तुम्हें क्या लगता है वो ये बर्दाश्त कर पाएगी? तुम्हें माफ़ कर पाएगी? ये इसमें इतना हौसला हो गया वो तुमसे पहले की तरह प्यार करे? बचपन से उसके दिमाग में तुमने ये बात बिठा दी कि वो एक यतीम और मस्कीन है। जिस दिन ये बात वहाज को पता चलेगी ना खुशबू के, तुम इससे इसकी औलाद का वजह छुपाया, तुम्हें अंदाज़ा नहीं वो क्या करेगा। अभी तक तुमने इसकी सिर्फ प्यार भरा ये भर फिर गिड़गिड़ाने वाला अंदाज देखा है, इसका गुस्सा नहीं देखा खुशबू। मिजाज जो इन सारी बातों में खामोश तमाशाई बना था बैठा था, इसे अंदाज़ा हो रहा था बात की संगीनियत का। इसलिए वो बोल पड़ा, अपने हीर के साथ वाकई गलत किया खुशबू, अभी इसकी पहचान इससे छुपाई। फवाद भाई ने बेशक मेरी आपा से शादी की थी, मगर उन्होंने बहुत मजबूरी में ये फैसला लिया था। मेरी आपा इनकी बचपन की दोस्त थी, मगर उन्होंने फवाद भाई का साथ नहीं दिया और अपनी एकतरफ़ा मोहब्बत के खातिर पुप्पो का साथ दिया। फवाद भाई की ज़िंदगी में शामिल हो गई, मगर कभी वो आपकी जगह नहीं ले सकी। आज तुम दोनों को क्या हो गया है? यहाँ इस धोखेबाज इंसान की वकालत करने आए हो? मुझे पता है मैंने क्या किया है क्या नहीं। तुम दोनों से मुझे मशवरा नहीं चाहिए, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, इससे पहले कि हीर आ जाए। बेहतर यही होगा, चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। वैसे भी मलका और बाजार तुम दोनों का काम अब ख़त्म हो चुका है, बाकी अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, बाकी के मामलात मैं खुद देख लूँगा। अचानक वहाँ की आवाज़ सुन के बज़ात और शाहजहाँ एकदम चौंके थे, जबकि खुशबू के अच्छे खासे औसान ख़ता हो चुके थे। इन तीनों में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आज यहाँ आएगा। वह साहब को अंदाज़ा नहीं था कि आज इनके सामने इतना बड़ा सच आएगा। वो तो अपने तौर पे अपनी माँ की खातिर खुशबू से बात करने आए थे। अंदाज़ा नहीं था कि आज इन्हें ऐसा राज पता चलेगा जिससे वो शायद कभी वाकिफ़ नहीं होते अगर यहाँ ना आते। आंखों में गुस्से लिए अपनी मुट्ठी को पीछे हुए दिलों की तरफ बढ़े, मगर निगाहें इनकी खुशबू की तरफ ही थी। शायद तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा। वहाँ साहब के लहजे में ऐसा कुछ था कि शाहजहाँ बेगम और बाजार दोनों ही खामोशी से वहाँ चले गए। इन दोनों के जाते ही वहाँ साहब ने दरवाज़ा लॉक किया और खुशबू की तरफ बढ़ने लगे। खुशबू ने हिम्मत करके पूछा, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दरवाज़ा क्यों लॉक किया है आपने? मगर वहाँ साहब ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। खुशबू एक एक करके अपने कदम पीछे हटाने लगी, मगर ज़्यादा देर तक कोई काम नहीं कर पाया, दीवार से लग गई। वहाँ साहब खुशबू बेगम के बेहद करीब थे। आज से सालों बाद वो दोनों ऐसे हालत में मौजूद थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। अचानक वहाँ साहब ने खुशबू के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और दाँत पीस के कहा, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी औलाद को मुझसे छुपाने की? हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की पहचान, इसके माँ बाप का वजूद इसे छुपाने की? जवाब दो मुझे खुशबू। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे इस्तेमाल करके धोखा देने की। खुशबू बेगम ने अपने बाल झटके से इनसे छुड़वा के इनको धक्का देते हुए कहा। वहाँ साहब ने आगे बढ़कर खुशबू बेगम का मुंह दबोचते हुए कहा, इस्तेमाल नहीं किया था, हक लिया था तुमसे अपना, वो भी तुम्हारी मर्जी के साथ। बीवी हो मेरी। खुशबू बेगम ने दोबारा अपने आप को वहाँ से आज़ाद करवाया और कहा, बीवी हो नहीं थी, किस रिश्ते का तकाजा करने यहाँ आए हैं आप? एक बार फिर खुशबू बेगम ने वहाँ साहब को धक्का दिया। औरत से खाली अपना हक लेने के लिए इसे बीवी नहीं बनाया जाता, और भी बहुत से तकाजे होते हैं इस रिश्ते के। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं बहुत मजबूर था। वहाद साहब की बात पर एकदम खुशबू बेगम का तंजिया टैंक हो गया। उन्होंने वहाद साहब की का गिरबान पकड़ के कहा, मैं नहीं मानती कि एक मर्द मजबूर हो सकता है, ख़ासकर जब जब वो हज़ारों लोगों के दरमियान किसी औरत को अपने निकाह में ले चुका हो, निकाह के नाम पे इससे अपना हक ले चुका हो। ये कहकर खुशबू बेगम ने वहाद साहब का गिरबान छोड़ा। किस किताब में लिखा है कि मर्द मजबूर नहीं होता? एक बार फिर खुशबू बेगम को वहाँ साहब अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। मर्द क्या इंसान नहीं होता? इसके साथ मसले नहीं होते, खाली तुम औरतों को फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है। माना कि मर्द को अल्लाह ने औरत का हाकिम बनाया है, मगर यही औरत साथ मर्द को मजबूर करती है, कभी माँ, कभी बेटी, कभी बीवी, कभी बहन बन के। मैं कितना मजबूर था अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँगा।
कान खोल के सुन लो, कल की तारीख में तुम मेरी बेटी को मेरे घर लेकर आओगी, कैसे लाओगी, किस तरह लाओगी, ये तुम्हारा मसला है। आपसे किसने कहा कि वो आपकी बेटी है? क्या पता मैं किसी और के साथ। अभी खुशबू बेगम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वहाँ साहब ने इनकी गर्दन दबोच ली। मुझे तो तुम कुंवारी ही मिली थी और इसका अंदाज़ा मुझे निकाह की रात हो गया था। वहाँ साहब की मुँह से इतनी बेबाक बात सुन के खुशबू बेगम चेहरा सुर्ख हो चुका था। वहाँ साहब ने इनकी गर्दन छोड़ी और कहा, कल तक अगर तुम ना आई तो मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना कि मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए कोई सही राह अपनाऊँगा। वो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आई थी। तुम्हारा रेप नहीं किया था मैंने, जो तुमने इस मेरा मेरा तो छोड़ो, अपना रिश्ता छुपाया। मुझे भला मार देती मगर खुद की पहचान तो ना छुपाती। कल का दिन है खुशबू तुम्हारे पास, कल की तारीख में मुझे मेरी बेटी वहाश मेंशन में चाहिए, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। ये बोल के वहाँ साहब गेट खोल के चले गए। इनके जाते ही 5 मिनट बाद लाइबा और हीर ने घर में कदम रखा। लाइबा वहाँ साहब को घर से निकलता हुआ देख चुकी थी, मगर लाइबा ने शुक्र किया कि हीर की निगाहें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नीचे थी। इधर को जो खबर सुनने को मिली थी, इस खबर से भी इसकी उदासी ख़त्म नहीं हुई थी। इसे शिद्दत से बिलाज की याद आ रही थी। रेदा बेगम दादी बनने की खबर सुन के वारी जा रही थी इतरत के, मगर वो देख सकती थी इसकी उदासी। रेदा बेगम ने शाहजहाँ को भी खुशखबरी सुनानी चाहिए, मगर इनका नंबर बंद आ रहा था। रेदा बेगम रात में इतर के लिए सूप तैयार कर रही थी, क्योंकि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था, बस उदास थी। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, मगर एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता था एयरफोर्स वालों के घरों की तरफ। इतरत को अक्सर डर लगता था रात में। नीता बेगम किचन में सूप बनाने में मसरूफ़ थी। खाना इतरत दोपहर में बना चुकी थी, इसलिए कोई ख़ास काम भी नहीं था। उन्होंने दुआ को भी सर्वेंट क्वार्टर भेज दिया था। क्या बनाया जा रहा है मेरी स्वीट मम्मा? निदा बेगम बलाज की आवाज़ में एकदम चौंकी, अपने सामने बलाज को देखकर एकदम इससे लिपट गई और भीगी आवाज़ से कहने लगी, अरे मेरा बच्चा आ गया। निदा बेगम ने इसे ढूंढो प्यार किया, क्या बना रही थी आप? इतना कहाँ है, दुआ भी नहीं दिख रही। अरे अरे, एकदम इतने सवाल पहले कुछ खा तो लो। न जाने मिशन में कुछ खाया भी होगा या नहीं। नहीं मम्मा, अभी फ्रेश होऊंगा फिर खाऊंगा। अच्छा, ऊपर जा रहे तो इतरत के लिए सूप भी ले जाओ। सूप क्यों, क्या हुआ इतरत को? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हाँ ठीक है, बस आज सुबह इसने कुछ नहीं खाया, बस तुम्हें याद करके उदास थी। अब डॉक्टर ने बोला इसका काफ़ी ध्यान रखने को। ये बात बोलते हुए निदा बेगम के लब मुस्कुराए थे। पलाश ने नासमझी की हालत में अपनी मम्मा को देखा और कहा, अभी तो तुम अपने कहा कि वो ठीक है, अभी आप कह रही है डॉक्टर ने इसका ध्यान रखने को कहा है। अरे मेरा बच्चा अब तो पापा बनने वाला है, इसलिए दर्द का काफ़ी ध्यान रखना है। निदा बेगम ने एक बार फिर बिलाज का माथा चूमते हुए कहा, अच्छा मगर क्या कहा अब आपने मम्मा? बिलाज पहले तो बात नहीं समझा, मगर जब समझा तो शॉक अंदाज में दोबारा निदा बेगम से पूछा, हाँ मेरी जान, तुम पापा बनने वाले हो? बिलाज की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। उसने निदा बेगम को अपने सीने से लगाया और कहा, अब आप देखें, अभी 10 मिनट में आपकी बहू बशा नीचे आएगी, ये सूप भी पिएगी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम आ गए हो, तुम्हें देखते ही ठीक हो जाएगी। जाओ से मिल लो। बिलास ने अनीता बेगम को उनके कमरे में छोड़ा और तकरीबन दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। बिलास बहुत आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ तो इतरत इसे सामने ही नजर आई, रॉकिंग चेयर पे सोती हुई। बिलास के चेहरे पे एक दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई। वो हल्की हल्की इस तक पहुंचा और घुटनों के बल बैठ के इतरत को गौर से देखने लगा। ढीले से जूड़े में कुछ बाल निकल के इसके चेहरे पर बिखरे थे, गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। बिलाज को अंदाज़ा होता वो बहुत गहरी नींद सो रही है। बिलाज की नज़र अचानक इसके सीने से चुपके फ्रेम की तरफ गई, जो उल्टा होकर इसके सीने से चिपका पड़ा था। बिलाज ने बहुत एहतियात से फ्रेम इससे अलग किया तो ये देख के इसके लब एक बार फिर मुस्कुराए थे, क्योंकि वो इसकी एक ही बीक थी। मगर इससे ज़्यादा इसी तरफ पे ये देख के टूट टूट के प्यार आया कि उसकी टी शर्ट पहने सो रही थी। बिलास ने उठ के इसके माथे पर अपने लब रखे और बहुत आराम से इसे अपनी बाहों में उठा के बेड पर लिटाया। इतरत को बहुत आराम से बेड पर लिटा के पहले फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो अभी भी इतरत इसी पोजीशन में लेटी थी, जिस पोजीशन में बिलास ने इसे बेड पे लिटाया था। बिलास ने बाल खुश किए और धीरे से इतरत के बिल्कुल पास आया। इसने अपना एक हाथ इज़्ज़त के पेट पे रखा और झुक के वहाँ अपने लब रखे। ये अमल करते हुए लाज की आंखों में खुशी के आंसू झलमिलाने लगे। इसने बहुत आराम से इज़्ज़त के दाएं बाएं अपने हाथ रखे, झुक के इसके खुले हुए लबों को अपने लबों में दबाया। लाज कई दिनों की अपनी तृष्णा की इज़्ज़त के लबों से मिठाने लगा। इज़्ज़त को दिल में अपना सांस उड़ता महसूस हुआ।
इसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो बिलास का चेहरा इसे देखा। बिलास का चेहरा देखकर ही वो रोने लगी। बिलास ने इसके आंसू साफ किए और कहा, इतना जानती हो ना मेरी जॉब मेरा फ़र्ज़, फिर भी अपनी ये हालत बनाई है। तो अब भी तो जाके गायब हो गए, एक टेक्स्ट नहीं किया अपनी खैरियत का। इतरत की हल्की सी झुकी हुई बलास ने दोबारा उसका चेहरा चूमा और कहा, वैसे गुस्से में पूरी बारबी डॉन लगती हो। बलास के कहने पर इतरत ने घूर कर इसे देखा और शर्मा गई। बलास ने इसकी झुकी नज़रें देखी तो और कहा, मुझे नहीं पता था इतरत मैडम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं। बलास के कहने पर इतरत और ज़्यादा ब्लश करने लगी। जब बलास ने दोबारा अपना हाथ इतरत के पेट पर रखा और कहा, शुक्रिया मेरी जान मुझे दुनिया का सबसे हसीन तोहफ़ा देने के लिए। बलास के कहने पे इतर बलास के सीने में छुप गई। बलास ने भी इसे अपने सीने में छुपा लिया। धीरे धीरे एक बार फिर वो इसे प्यार करने लगा। कभी इसके लब चूमता, कभी इसका माथा, कभी झुक के इसके दिल के मुकाम पे अपने होंठ रखता, कभी इसे फिर अपने सीने में छुपाता। जब अचानक इतर को कुछ याद आया और उसने बलास से पूछा, आपने कुछ खाया? बलास ने मासूम बच्चे की तरह होंठ निकाल के नफ़ी में गर्दन हिलाई तो इतर हंसने लगी। हटे मैं कुछ लाऊं आपके लिए खाने को? नहीं तुम बैठो मैं लाऊंगा और अपने हाथों से खिलाऊंगा। बलास ने कहकर दोबारा इसका माथा चूमा और खाना लेने चला गया। अजहर साहब भी आ चुके थे। खुशबू बेगम के घर से निकलते ही अजहर साहब की कॉल वहाद साहब के पास आई और उन्हें अपने आने की इतला दी। खाना खा के वो और अजहर साहब टेरेस में बैठे चाय पी रहे थे। जब अजहर साहब ने टोक किया कि वहाद बहुत चुप चुप है। अजहर साहब समझते शायद खाला की बीमारी की वजह से परेशान है, मगर इनकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। अजहर साहब ने वहाद साहब के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या बात है वहाद, आज बहुत ज़्यादा अपसेट हो? अजहर साहब का पूछना था कि वहाद साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे। अजय साहब ने जब वहाज को रोता देखा तो एकदम परेशान हो गए। क्या हुआ वहाज, खाला की वजह से? इसने मुझसे मेरी बेटी को ढूंढा पाना भाई, वो सिर्फ मुझसे नफरत करती है। कौन वहाज, क्या हुआ है, कुछ बताओगे? अजय साहब के पूछने में वहाज साहब ने आज खुशबू के घर में हुई सारी बात अजय साहब को बता दी। ये सब सुन के अजय साहब काफ़ी शौक थे। मैंने कहीं सुना था वहाज की औरत अगर जिद और गुस्से में आ जाए तो अपने साथ बहुत कुछ तहस नहस कर देती है। शाहजहाँ ने भले मुझसे कतई ताल्लुक़ किया था मगर मेरी बेटी को कभी मुझसे दूर नहीं किया। ये अलग बात है सनम मुझसे नहीं मिलती, मगर खुशबू ने तो अपनी खुद की बेटी की पहचान ही मिटा दी। मैं इसे इस हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। अज़हर भाई ना करे मुझे माफ़, माफ़ करती है रहे मुझसे नफ़रत, मगर अब बस बहुत हुआ। अगर कल वो हीर को यहाँ न लाई तो अंजाम की ज़िम्मेदार वो खुद होगी। खुशबू और हीर कौन है डैड? साइम की आवाज़ पे दोनों एकदम चौंके। साइम जो निम्रा के कहने पे अज़हर को छत पे बुलाने आया था, अपने बाप के मुँह से ये नाम सुनकर एकदम चौंका था। मैंने कहा था आपसे खुशबू अपी के हीर बीबी के साथ इतना बड़ा जुल्म मत करे, मत छुपाए इनसे, इनसे आप इनकी आनी नहीं इनकी माँ है। इससे पहले लाइबा कुछ और कहती अचानक कुछ टूटने की आवाज़ में इन दोनों ने चौक के पीछे देखा तो हीर बेहोश पड़ी थी। हीर, खुशबू चीखती हुई हीर तक पहुंची। हीर, हीर उठो हीर। लाइबा के भी हाथ पांव फूलने लगे। इसने दौड़ के अपना मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। हाय लाइबा, क्या हुआ, सब खैरियत है? शाहजहाँ अभी वो हीर बीबी, क्या हुआ हीर को? पता नहीं, शायद उन्होंने हमारी बातें, क्या बातें, सही से बताओ क्या हुआ है? लाइबा ने कुछ देर पहले होने वाली अपनी और खुशबू की बातें शाहजहाँ को बता दी और साथ अपना शक भी जाहिर किया कि शायद हीर ने इनकी बातें सुनी इसलिए बेहोश हो गई। तुम फिक्र ना करो लाइबा, लाइबा मैं अभी आ रही हूँ। शाहजहाँ अभी अभी भी सनम के साथ घर पहुंची थी। लाइबा की कॉल पर दोबारा हड़बड़ा के घर से निकलने लगी। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कहाँ जा रही हैं? सनम, क्या तुम एक फेवर कर सकती हो मेरे लिए? हाँ मम्मा बोले। बेटा अभी इसी वक्त हमें हीर के घर जाना है, वो बेहोश हो गई है। मगर मम्मा कैसे, क्या हुआ इसे? कुछ समय मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अच्छा, चलो जल्दी, अब गाड़ी तक पहुंचने में चाबी लेकर आओ। आप गाड़ी तक पहुंचे, मैं चाबी लेकर आती हूँ। शाहजहाँ बेगम ने गाड़ी में बैठते हुए साथ को कॉल करनी चाहिए, मगर भी कुछ सोच कर रुकी और वहाद साहब को कॉल मिला दी। बेटा तुमने शायद कुछ गलत सुना। आगे की बात इससे पहले अजहर साहब मुकम्मल करते वहाद साहब बोल पड़े। नहीं अजहर भाई, अब वक्त आ गया कि इसे भी इस राज से वाकिफ़ हो जाए। कौन सा राज डैड? साइम ने इनके रूबरू के पूछा। इससे पहले वहाद साहब कुछ बोलते इनके मोबाइल बजने लगा। शाहजहाँ की बात सुनते ही वहाद साहब पे हाथ पाँव फूलने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्या हुआ आवाज़, किसका फ़ोन था? मलका की कॉल थी अजहर भाई, लगता है आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। मतलब आके समझाता हूँ, तुम चलो साइम मेरे साथ। आशिर, मम्मा आपसे एक बात पूछूं? पूछे मम्मा, ये बोल के आशिर एकदम शांति से लिपट गया।
आप पापा से बात क्यों नहीं करते? मुझे डर लगता है इनसे, उन्होंने फाखर को मारा है। कोई पापा भला अपने बेटे को मारता है? इन्हें हम दोनों से मोहब्बत नहीं। आपको पता है वो आज तक मेरे साथ नहीं सोए, आज तक मुझे प्यार नहीं किया। मुझे लगता है एक दिन वो मुझे भी। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। ये बातें आपको किसने सिखाई हैं? मम्मा, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, आपको पता है सब यही बोलते हैं। बेटा, आपके पापा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस इन्हें जताना नहीं आता। देखना एक दिन आप खुद बोलोगे आपके पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। चलो अब सो जाओ, मैं ज़रा पापा को कॉल करूँ, अभी तक नहीं आए। ओके मम्मा। शांति के कमरे से जाते आशिर के मोबाइल पे किसी की कॉल आने लगी। आशिर ने अपना छुपाया मोबाइल निकाला और हल्की आवाज़ में कहा, हेलो मम्मा। शांति ने आशिर की बात को सोचा मगर दिल पे नहीं ली, क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि जो हादसा अपनी आंखों से देखा इसका इतना रिएक्शन बनता था। शांति की ने कई बार बजात को कॉल की मगर इसने उठाई नहीं। वो फ्रेश होकर बाहर निकली और साउंड सिस्टम पे गाना प्ले करके खुद भी गुनगुनाने लगी और बेडशीट सही करने लगी। दिल, ये मेरा तेरे दिल से जा जुड़ा है, रब से जो था मांगा तू वो हौसला है। शान से अपने मगन अंदाज में कमरे के छोटे मोटे काम कर रही थी। नाइट ड्रेस में गीले बाल लिए इधर से उधर घूम रही थी। बजाज जो कमरे के दरवाजे से लग के मुस्कुराते हुए से देख रहा था। बजाज ने अपना कोट साइड पर रखा और पीछे से जाके शांति को थाम के उससे लगा लिया। मगर शांति डरी नहीं, क्योंकि इससे पता था बजाज मंचन में एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती बजाज की इजाज़त के बिना। शांति मुस्कुराते हुए मुड़ी और बजाज की गर्दन पे हाथ डालकर कहने लगी, इतनी देर से कॉल कर रही थी, आपको उठा क्यों नहीं रहे थे? मगर बजाज चुप रहा और गौर से शांति का चेहरा देखने लगा। क्या देख रहे हैं? बजाज इसे लेकर बेड पर बैठा और उसे गोद में उठा के इसकी कमर थाम के कहा, मुझ पे गुस्सा नहीं आता तुम्हें शानज़ेब? किस बात पे? तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुमसे निकाह कर लिया और फिर नहीं आया शुरू-शुरू में, मगर अब नहीं। अब तो प्यार आता है आप पर। शानज़ेब के खुल्लम इज़हार पर बेज़ात के लब खुल के मुस्कुराए थे। इसकी हेज़ल ग्रीन आँखों ने शानज़ेब की समंदर जैसी नीली आँखों को झुकने पे मजबूर कर दिया। बजाज ने गोद में लिए ली बेड पे गिर किया। इसकी आंखों को चूमते हुए उसकी गर्दन पे अपना प्यार निछावर करने लगा। इसके सारे बाल अपने हाथों से संवारने के बाद बजाज ने बहुत मान से इसके माथे पे अपने लब रखे। इतने मान पे शांति के लब मुस्कुराए थे। इसने भी बजाज के माथे पे अपने लब रखे। शांति की इस हरकत पे बजाज की आंखों में नमकीन पानी भरने लगा। आप रो रहे हैं बजाज? नहीं मेरी जान। बजाज ने अपनी आंखों को साफ करके कहा, आई लव यू शानज़ेब, आई लव यू मोर मोर। शांति ने कहकर खुद बजाज के लबों को चूमा। बजाज ने शांति की इस हरकत पे एक आयु मुस्का के से देखा और दीवाना वार इसके लबों को चूमने लगा। खुशबू और लाइबा की कोशिश से हीर होश में तो आ चुकी थी, मगर इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। इतनी देर में सनम और शाहजहाँ बेगम भी आ चुकी थी। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मगर हीर ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर गुजरी के वहाद और साइम आए। साइम ने जब सनम को अपने रूबरू देखा तो उसका दिल फिर बेकाबू होने लगा, जबकि सनम ने इस पे एक निगाह डालना भी गवारा नहीं किया। खुशबू को देखकर साइम इसे फ़ौरन पहचान गया। हीर, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। हीर प्लीज़ मेरी जान। खुशबू दीवाना वार दरवाज़ा बजाने लगी, मगर बेसुध। वहाज की हालत भी कुछ ऐसी थी जो साइम की समझ से बाहर थी। जब सबकी कोशिशों से दरवाज़ा नहीं खुला तो साइम ने दरवाज़ा तोड़ डाला। सामने का मंजर देख के खुशबू के साथ साथ शारजा की भी चीख निकल गई। हीर अपने आप को फांसी लगाई थी, मगर 1-2 मिनट की भी देर हो जाती दरवाज़ा तोड़ने में तो शायद हीर हराम मौत मर जाती। साइम ने आगे बढ़कर इसको नीचे उतारा, मगर वो साइम से खुद को छुड़वाने लगी। साइम ने जब हीर को देखा इस बार भी शॉक हुआ, क्योंकि वो जवान की हीर थी। साइम से जब वो काबू में नहीं आई तो पता नहीं इसे क्या हुआ, इसने एक घूमता हुआ थप्पड़ इसे दे मारा। एकदम जैसे सन्नाटा सा छा गया। हीर साइम के हाथ का थप्पड़ खा के एकदम साकित हो गई। कुछ हाँ, ऐसा ही हाल साइम का था। इसे समझ ही नहीं आया कि इसका हाथ कैसे उठा। हीर, में मेरी बच्ची, मेरी जान, मत कहे मुझे बेटी। हीर खुशबू के बोलने पे एकदम चीख पड़ी। पता है मुझे हराम की हूँ होना मैं, जब भी आपने मुझसे मेरी पहचान छुपाई। हीर के ऐसे जुमले पे खुशबू साकिन रह गई और वहाज का हाल भी कुछ ऐसा था। सनम समझने की कोशिश कर रही थी कि चल क्या रहा है। बताया मुझे क्यों किया मेरे साथ ऐसा आपने? हीर ने तकरीबन खुशबू को झंझोर डाला। इतने ही आपके लिए शर्म का बायस थी तो मार देती मुझे दुनिया में आने से पहले। पता है मुझे मेरा क्या कसूर था? गुनाह आपने किया और गुनाह नहीं किया था हीर, तुम्हारी माँ ने निकाह किया था मुझसे हज़ारों लोगों के दरमियान। वह साहब के बोलने पर साइम ने चौंक कर अपने बाप को देखा था, जबकि खुशबू ने करब सी अपनी आंखें बंद की थी।